योग से संपूर्ण आरोग्य, योग से संपूर्ण आध्यात्मिक विकास पाने के लिए, सेल्फ हीलिंग और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए हम सब कर रहे हैं योग का अभ्यास। प्राणायाम की जो 7 प्रक्रियाएं हैं, इनसे हमारे भीतर एक गहरा रूपांतरण घटित होता है। ये जो हम सांस भीतर गहरा भरते हैं, और बाहर छोड़ते हैं, यहीं से प्रारंभ करते हैं प्राणायाम के अनुष्ठान को। दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद, मन सहज, और एक लय के साथ, एक रिदम के साथ, एक तन्मयता के साथ, एक तानता के साथ श्वासों को भीतर गहरा भर रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं। ये प्राण हमारे भीतर प्रविष्ट होकर के हमारे शरीर की एक एक कोशिका को जीवंतता देता है। हमारे शरीर के अंदर प्राणायाम करने से एक्स्ट्रा स्टेम सेल्स जनरेट होते हैं और ये अतिरिक्त उत्पन्न हुए स्टेम सेल्स हमारी मृत प्रायः पड़ी कोशिकाओं को पुनः जीवंतता देते हैं। शरीर में आयु के साथ साथ जैसे जैसे डिजनरेशन होता जाता है, और उसी का कारण होता है कि हमें 10, 20, 30 वर्षों के बाद में डायबिटीज होने लगती है, फेफड़े कमजोर होने लगते हैं, अस्थमा होने लगता है, हमारी गला ग्रंथि, हमारा थायराइड ग्लैंड वीक होने लगता है, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, नाड़ियों के अंदर सिकुड़न होने लगता है। जैसे जैसे हम तनाव में जीने लगते हैं, हमारी सहन शक्ति कमजोर पड़ने लगती है, हमारी निश्चलता कम होने लगती है, निश्चिंतता कम होने लगती है, निष्कपटता कम होने लगती है। वैसे वैसे हमारी नाड़ी तंत्र में अवरोध पैदा होने लगते हैं। उसी के परिणाम स्वरूप हमें बीपी हो जाता है। श्वासों को भीतर गहरा भरते हुए हम ये जो प्राण का भीतर आधान कर रहे हैं, ये प्राण तत्व, ये ऑक्सीजन हमारी एक एक कोशिका को जीवंतता देता है। मैं कह रहा था, जहां शरीर में डिजनरेशन हो गया है, वहां हमारे स्टेम सेल्स जाकर के उनको रिजनरेट करेंगे। हम अतिरिक्त स्टेम सेल्स प्राणायाम से पैदा करते हैं, और जो हमारे सेल्स हैं बॉडी के, और उनसे बनने वाले हमारे टिश्यू, और उन टिश्यू से बनने वाले हमारे ऑर्गन्स, हमारे स्टेम सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन, उन सबको हमें यदि एनर्जिक बनाना, उन सबको हमें हेल्दी बनाना है, तो हमें शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और उसी ज्यादा ऑक्सीजन को शरीर तक पहुंचाने का काम करता है ये भस्त्रिका प्राणायाम। दीर्घ श्वसन की क्रिया, डीप ब्रीदिंग, डायफ्रामेटिक डीप ब्रीदिंग, योग से संपूर्ण आरोग्य पाने का प्रथम साधन। शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, और ये ऑक्सीजन हमारे एक एक सेल के अंदर एंटर होकर के वह एक नई एनर्जी को जनरेट करता है। यह ऑक्सीजन मात्र फेफड़ों में नहीं रह जाता है, अपितु फेफड़ों से हमारी रक्त कोशिकाएं इस ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और वो फिर ऑक्सीजन हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में पहुंच जाता है। जहां जहां हमारे शरीर की कोशिकाएं कमजोर पड़ने लगती हैं, वहां वहां हमें एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है। किसी को स्किन की एलर्जी,
किसी को आंखों की एलर्जी, किसी को सांस की एलर्जी, छींके आना, स्नीजिंग होना, किसी को फेफड़ों में कमजोरी है तो वहां उनको थोड़ा ठंडा लगा कि उसको सर्दी लग गई, दमा बढ़ गया, थोड़ी ठंडी लगी, जोड़ों में दर्द हो गया, थोड़ा सा धुआं, थोड़ी सी धूल, थोड़ा सा प्रदूषण उसको अंदर तक हिला के रख देता है। हमने कोई खाने पीने की चीज खाई, लीवर कमजोर था, आंतें कमजोर थी, आमाशय कमजोर था, स्टमक, लिवर और इंटेस्टाइन की वीक होने से खाने पीने की चीजों से एलर्जी हो जाती है। एलर्जी आजकल इतनी ज्यादा बढ़ गई है, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको एलर्जी ना हो। और एलर्जी का कोई मेडिकेशन नहीं है, कोई उसकी दवाई नहीं है। एलर्जी की दवाई बताते हैं हमारे डॉक्टर भाई कि जिस चीज से एलर्जी होती है उस चीज से बचो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।